हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2021 की जो सीरीज थी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सेंट्रोमास के क्वेश्चंस। ठीक है, कि सेंट्रोमास की जो प्रॉब्लम्स आई थी पास्ट ईयर में, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है इस चैप्टर से, वो हम डिस्कस करेंगे। और सेंट्रोमास निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सेंट्रोमास कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूले पता था कि मान लो कि मेरे पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, एक कुछ बॉडी इस तरह से रखी हुई है मेरे पास। ठीक है, और ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मान लो कि ये m1 है और ये है 0,0। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में m1 का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, और ये मान लो m2 है तो m2 का पोजीशन वेक्टर है मेरे पास r2 वेक्टर, और ये है m3, इसका पोजीशन वेक्टर है मेरे पास r3 वेक्टर। इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमास का जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो कि इसका सेंट्रोमास यहाँ पे है। ठीक है, देखो सेंट्रोमास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसके ऊपर मान लो कि सिस्टम पे अगर कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो वो इस तरह से बिहेव करता है कि सारा का सारा फोर्स इस सेंट्रोमास पे क्या है, एक्ट है। ठीक है, तो आर सेंट्रोमास कैसे लिखा जाएगा, m1 इंटू r1 वैक्टर, m2 इंटू r2 वेक्टर, इस तरह से चलता रहेगा, और टोटल मास m1 प्लस m2। ये तो इसका वेक्टर फॉर्म था जो कि आपको याद रखना है। जब भी सवालों में आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा हो तो आपको इस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो, r1 क्या है, m1 जहाँ रखा है वहाँ का पोजीशन वेक्टर, r2 क्या है, m2 जहाँ रखा है वहाँ का पोजीशन वेक्टर। इसी तरह आगे चलता रहेगा, नीचे टोटल मास आएगा इस तरह से। ठीक है, m1 m2 m3 जितने से ये बॉडी बन के बनी है। अगर यहाँ पे मैं r सेंट्रोमास को क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर x सेंट्रोमास लिखूंगा यहाँ से तो मैं क्या लिखूंगा, m1 इंटू x1, m2 इंटू x2, इस तरह से चलता रहेगा, और नीचे टोटल मास m1 प्लस m2, इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने चीज जो है कि x1 क्या है, यहाँ पे m1 जहाँ रखा है वहाँ का x कोऑर्डिनेट है। ये x सेंट्रोमास कैसे लिखूंगा, यहाँ से m1 इंटू x1, x1 क्या है, कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं है, कोऑर्डिनेट है। x2 क्या है, m2 जहाँ रखा है वहाँ का कोऑर्डिनेट है। इस तरह से चलता जाएगा, और नीचे टोटल मास। सेम ऐसे ही y सेंट्रोमास लिखना होगा आपको, x सेंट्रोमास का कोऑर्डिनेट ये होगा, सेंट्रोमास का y कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखा जाएगा, m1 इंटू y1 चलता रहेगा, और नीचे टोटल मास m1 प्लस m2 इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरह सेंट्रोमास का z कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ओके, तो सवाल आपके पास किस तरह से आएंगे जनरली, मान लो कि m1 दे रखा है आपके पास 4 kg, और m2 दे रखा है आपके पास 3 kg, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो कुछ भी आपको कि 0,-7 एंड 4 दे दिया, और 0,4,3 दे दिया आपको कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको बोल सकता है कि x सेंट्रोमास निकालो। तो यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखा है और मास दे रखा है, तो फॉर्मूले में पुट करो, खत्म है यहाँ पे सवाल। दूसरा आपको किस तरह से पूछ सकता है कि मान लो कि m1 का पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे मान लो कि इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, इस तरह से दे दिया। तो आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला। अब बात सुनो, यहाँ से सवाल नहीं आएंगे, काम की बात है। ये जो बेसिक था सेंट्रोमास का वो मैंने बता दिया। अब काम की बात देखते हैं कि सवाल किस तरह से आएंगे और किस तरह से सेंट्रोमास के सवालों को सॉल्व करना है वो देखो। यहाँ तो हमें क्या था कि कोऑर्डिनेट भी दे रखा था और पोजीशन वेक्टर भी दे रखा था। अब क्या है कि सवालों में ना तो पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा और ना ही कोऑर्डिनेट दे रखा होगा। जैसे मान लो कि m1 मेरे पास एक पार्टिकल है और एक m2 पार्टिकल है। सिंपल चीज है कि नॉन कंटिन्यूस मास सिस्टम है, अर्थात इसके अंदर मास क्या है, लगातार नहीं है, कंटिन्यूसली नहीं है मास इसके अंदर। कंटिन्यूस मास सिस्टम का एग्जांपल क्या है, रॉड है, जिसके अंदर मास लगातार इस तरह से कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता है। यहाँ पे ये क्या है, नॉन कंटिन्यूस मास सिस्टम है। m1 और m2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। सवाल यह है कि इनका सेंट्रोमास की जो डिस्टेंस है वो m1 से कितनी होगी, सेंट्रोमास की m1 से डिस्टेंस बतानी है आपको। अब इस तरह के सवालों को सोल्व कैसे किया जाता है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक जो मास रखा हुआ है, कोई भी एक मास रखा हुआ है, उस पर क्या मान लो, आपको 0,0 मान लो। किसी भी एक पॉइंट पे आपको क्या मानना है, 0,0, और वहां से आपको क्या करना है, y एक्सिस ड्रॉ करनी है, x एक्सिस ड्रॉ करनी है और z एक्सिस ड्रॉ करनी है। करना क्या है आपको, किसी भी एक पॉइंट को 0,0 मान लो,
वहां से y एक्सिस ड्रॉ करनी है, x एक्सिस ड्रॉ करनी है और z एक्सिस ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे देखो कि y सेंट्रो मास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सारा का सारा मास x एक्सिस पे रखा हुआ है और y कोऑर्डिनेट तो सेंट्रो मास का 0 है। देखो ये तो हो गया 0,0 पे हो गया, और ये जो m2 हो गया, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x कोऑर्डिनेट कितना है इसका d, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि z सेंट्रो मास भी 0 होगा। देखो सेंट्रो मास जिस एक्सिस पे लाई करता है ना, मान लो कि जो मास जिस एक्सिस पे लाई करता है उसी एक्सिस पे सेंट्रो मास आता है। ऐसा नहीं है कि अगर मास x एक्सिस पे तो सेंट्रो मास y एक्सिस पे आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। y सेंट्रो मास 0, z सेंट्रो मास 0। अब बात करता हूँ यहाँ पे x सेंट्रो मास की। देखो m1 जा रखा है, वहां का x कोऑर्डिनेट 0, m2 जा रखा है, वहां का x कोऑर्डिनेट क्या है d, टोटल मास m1 प्लस m2। यहाँ से x सेंट्रो मास जो आया, सेंट्रो मास का x कोऑर्डिनेट आया हमारे पास m2d अपॉन बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इतना आगे आपको। अब आगे काम की बात देखते हैं, जो काम की बात आएगी बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी यहाँ पे। x सेंट्रो मास मान लो कि यहाँ से आ चुका है मेरे पास m2d अपॉन m1 प्लस m2, ये x सेंट्रो मास का कोऑर्डिनेट है। मैं बोल सकता हूँ कि इसकी m1 से भी डिस्टेंस है, ये m1 से भी डिस्टेंस है सेंट्रो मास की यहाँ पे। ठीक है, ये m1 से भी डिस्टेंस है सेंट्रो मास की, x कोऑर्डिनेट के इक्वल ही होगी ये वाली डिस्टेंस, तो m2d अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं सेंट्रो मास की डिस्टेंस m2 से पूछूंगा तो क्या करूंगा, d माइनस m2d अपॉन बाई m1 प्लस m2 करूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर मेरे पास आएगा m1d अपॉन बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने कॉन्सेप्ट निकाला है वो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको लिख लेना है, स्क्रीन को रोक के, मोबाइल स्क्रीन को। यहां से जो मैंने कॉन्सेप्ट निकाला है वो कॉन्सेप्ट क्या है, दो मास है m1, ये तो मान लो m2 है, ये m1 है और ये है m2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। और मुझे पूछा है कि सेंट्रो मास की डिस्टेंस फ्रॉम m1। अगर मुझे सेंट्रो मास की डिस्टेंस m1 से पता करनी है तो क्या करूंगा, इसके सामने वाला मास m2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d अपॉन टोटल मास। याद करने का तरीका क्या है, इसके सामने वाला मास अपॉन टोटल मास इनटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन। अगर सेंट्रो मास की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, डिस्टेंस फ्रॉम m2, अगर m2 से मुझे सेंट्रो मास की डिस्टेंस पता करनी है, इसके सामने वाला मास m1 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन d। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल चीजें याद करेगा। अगर m1 से पूछा तो इसके सामने वाला मास अपॉन टोटल मास इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था सेंट्रो मास का। ठीक है, कि कुछ ना दिया गया हो, कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ नहीं दिया गया हो, तो क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट को 0,0 मान लो, वहां से y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस ड्रॉ करो। ये तो नॉन कंटिन्यूस सिस्टम मास का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यूस मास सिस्टम की। कंटिन्यूस मास सिस्टम की मैं अगर बात करता हूँ, जिसके अंदर मास क्या होता है, लगातार इस तरह से होता है, वैसे रॉड रही मेरे पास। ठीक है, अब देखो मान लो कि देखो कंटिन्यूस मास सिस्टम की मैं बात करता हूँ तो मास क्या क्या आ सकता है, एक लेंथ में आ सकता है मास, किसी एरिया में आ सकता है मास, और किसी वॉल्यूम के अंदर आ सकता है। मान लो कोई स्फीयर है तो उस वॉल्यूम के अंदर आ सकता है मेरे पास मास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मास डेंसिटी दर्शाई जाती है। अगर कोई मास किसी लेंथ के अंदर है तो उस मास डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। लेंथ मास डेंसिटी है, ठीक है, इसको देखो यूनिट देखो केजी पर मीटर, पर यूनिट लेंथ में आने वाला मास। ठीक है, मान लो कि अगर मेरे पास लैम्डा इक्वल टू आ रहा है 2 kg पर मीटर, इसका मतलब क्या है, हर एक मीटर पे जाने पे मुझे 2 kg का मास मिल रहा है। मान लो कि ये रोड 10 मीटर की है और इसका लैम्डा दे रखा है 2 kg पर मीटर, तो इसका मतलब क्या है, मुझे हर एक मीटर डिस्टेंस पे जाने पे 2 kg का मास मिला। अगर मैं 1 मीटर डिस्टेंस इधर आऊंगा तो 2 kg का मास मिलेगा। अगर मैं इधर 1 kg वापस 1 मीटर डिस्टेंस पे आऊंगा तो 2 kg का मास मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, और जो एरिया डेंसिटी होती है उसको सिग्मा से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये इसमें होगा केजी पर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया में आने वाला मास, और इसको दर्शाया जाता है रो से, केजी पर मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम में आने वाला मास। ठीक है, ये तो हो गया इनका डेंसिटी का। ठीक है, मास डेंसिटी का। अब बात करते हैं सबसे पहले कि रोड, जो रोड है मेरे पास कंटिन्यूस मास सिस्टम में यूनिफॉर्म रोड है। ठीक है, जिसकी यूनिफॉर्म रोड का मतलब क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट। मैं आपको एक डेरिवेशन बताऊंगा, बाकी सब आपको खुद को करनी है। ठीक है, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
मान लो कि मेरे पास ये कंटिन्यूस मास सिस्टम में एक रॉड है, ठीक है, जिसका मास दे रखा है m और लेंथ l है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की है। इसका मतलब है कि मान लो कि लैम्डा इक्वल टू 1 kg आ गया यहाँ पे, 1 kg पर मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे हर एक 1 मीटर डिस्टेंस पे जाने पे 1 kg का मास मिलेगा। ये होता है इसका मतलब यूनिफॉर्म रोड का मतलब, ठीक है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो वैसे भी देखो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता है, अगर मेरे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्री सेंटर पे होता है। ध्यान रखना, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सिमेट्री ऑब्जेक्ट होता है मेरे पास, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्री सेंटर पे होता है। देखो कैसे, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से वाई एक्सिस ड्रॉ करूँगा और एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँगा और एक जेड एक्सिस ड्रॉ करूँगा, ठीक है, जेड एक्सिस। अब मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि वाई सेंटर मास तो मेरे पास 0 होगा और जेड सेंटर मास भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मास एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। सिंपल चीज है कि सारा का सारा मास एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देखो यहाँ पे सिंपल चीज, अब मुझे लिखना है यहाँ पे एक्स सेंटर ऑफ मास। तो देखो कंटिन्यूस मास सिस्टम में एक्स सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, वो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सेम फॉर्मूला है वहाँ पे m1 इंटू x1, यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स। डीएम क्या है, जरा सा जो एलिमेंट अपन चूज करेंगे, वो एलिमेंट किस तरह से चूज करना है कि जिससे बन के पूरा सिस्टम बन जाए। मेरे पास एलिमेंट हमें इस तरह से चूज करना है कि जिससे बनकर वो पूरा सिस्टम तैयार हो जाए, ठीक है। एक्स क्या है, डीएम जहाँ रखा है वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक्स क्या है, डीएम जहाँ रखा है वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। तो डीएम जहाँ रखा है वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इसी तरह वाई सेंटर ऑफ मास लिखा जाता है कंटिन्यूस मास सिस्टम के अंदर, डीएम इंटू वाई। वाई क्या है, डीएम जहाँ रखा है वहाँ का वाई कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना, डीएम जहाँ रखा है वहाँ का वाई कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इसी तरह से जेड सेंटर ऑफ मास लिखा जाता है, सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो अभी इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं जिसकी लेंथ है dx और उसका जरा सा मास होगा dm, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने जिसकी लेंथ है dx और उसका जरा सा मास है dm। कॉन्सेप्ट बहुत काम का है यहाँ पे ये, ठीक है। देखो मैं इसका ऐसे तो लिख नहीं सकता कि m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2। अगर इस तरह से लिखने बैठूंगा तो मुझे बहुत सारा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। तो यहां से देखो मैं पर यूनिट लेंथ मास कैसे लिखूंगा, देखो m मास कितने में, l लेंथ में, ठीक है, m मास l लेंथ में, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ मास मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो l इसका से देखो l लेंथ के अंदर m मास है, तो पर यूनिट लेंथ मास कितना होगा, पर यूनिट लेंथ मास m/l होगा। इसको ऐसे समझो कि 10 रुपए में 20 मिठाई आती है, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, 20/10, 2 मिठाई आएगी। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे किया m/l, ठीक है। अब देखो इस ये डीएम कैसे निकालूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम जहाँ रखा है वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये x सेंटर ऑफ मास हो गया मेरे पास। अब मेरे पास है डीएम, कैसे लिखूं, डीएम लिखने के लिए देखो इसकी लेंथ दे रखी है dx, पर यूनिट लेंथ का मास कितना है m/l। अगर इसमें m/l को इस dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये dm आ जाएगा, इतना सा जो मास है वो। इसको ऐसे समझो कि 1 मीटर में इतना मास है, तो dx लेंथ में कितना मास होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 1 रुपए में 10 मिठाई आती है तो 20 रुपए में कितनी आएगी, 20 इंटू 10। तो सेम चीज यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, m/l इंटू dx, ये हो गया मेरे पास dm। उठा के इसको यहाँ पे पुट करो, m/l इंटू dx इंटू x। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेके l तक करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेके l तक होगी। और m/l इंटू dx 0 से l, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करूंगा तो m/l कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये तो कैंसिल आउट क्योंकि कांस्टेंट है। और ये से आएगा x²/2, तो यहाँ से x²/2, लिमिट है 0 से l और नीचे आएगा मेरे पास x और लिमिट है 0 से l। तो यहाँ सॉल्व करने पर मेरे पास आता है l/2, ठीक है। तो l/2 यहाँ पे सॉल्व करने पर आ गया मेरे पास इसका सेंटर ऑफ मास। तो यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितने पे होता है, l/2 डिस्टेंस पे होता है। ये मैंने एक मेथड बताया, बाकी सब आपको करना है। बाकी सब मैं आपको बता देता हूँ कि इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको याद रखना है। मैंने आपको केवल मेथड बताया कि कंटिन्यूस मास सिस्टम में किस तरह से फाइंड किया जाता है सेंटर ऑफ मास, वो मैंने बताया आपको, ठीक है।
उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। दूसरा इसके अंदर देखो, ध्यान रखना ये L/2 यूनिफॉर्म रोड के लिए है, और यूनिफॉर्म रोड का मतलब है कि उसकी मास डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मान लो कि अगर मेरे पास रिंग आ गई, अगर मेरे पास रिंग है और यूनिफॉर्म है जिसकी रेडियस r है, तो इसका सेंटर मास इसके सेंटर से कितना होता है, 2r/π डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, 2r/π डिस्टेंस पे होता है इसके सेंटर से। कैसे देखो, इसको देखो, मान लो कि y एक्सिस और एक x एक्सिस कर दो। ठीक है, सेंटर मास इसका y एक्सिस पे ही लाई करेगा, क्योंकि इधर जितना मास है उतना ही मास इधर है। ठीक है, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उनका सेंटर मास क्या होता है, उनके ज्योमेट्री सेंटर पे होता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर सिमेट्रिकल आ रहा है, देख जितना इतना मास इधर है, सेम मास उधर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर मास यहाँ पे वाई एक्सिस पे लाई करेगा। कैसे देखो, मान लो दो पोर्शन को लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, तो इन दोनों का सेंटर मास यहाँ पे होगा, इन दोनों का सेंटर मास यहाँ पे होगा, इन दोनों का सेंटर मास यहाँ पे होगा। तो सारा का सारा सेंटर मास यहाँ पे कुछ इस तरह से लाई करेगा इस वाई एक्सिस पे। फिर इन सबका सेंटर मास यहाँ पे आएगा 2r/π डिस्टेंस पे। तरीका क्या है, आपको यहाँ से थीटा एंगल पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेना है जिसका जरा सा मास होगा dm, और ये जो dx जरा सा एंगल बना रहा होगा इसको मैं बोलूंगा d थीटा। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, d थीटा बोलूंगा। तो यहाँ से जो dx को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r d थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी मास होगा वो रिंग के अंदर एक लेंथ के अंदर आ रहा होगा, वो मास dx जो भी मास होगा वो सारा का सारा एक लेंथ के अंदर आ रहा होगा। तो dx इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, r d थीटा। तो आगे आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन dm। ठीक है, y सेंटर मास लिखना है आपको यहाँ पे इंटू y/इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, ये लिखना है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो लिखना है हमें। ठीक है, ये r है तो r cos थीटा, ये r sin थीटा लिखना पड़ेगा आपको। तो y कोऑर्डिनेट हो गया, dm कैसे लिखना है वो अपने से लिखना है। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। दूसरा आपको याद करना है डिस्क के लिए, अगर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्क है, हाफ डिस्क है, तो उसका सेंटर मास उसके सेंटर से 4r/3π डिस्टेंस पे होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास हॉलो स्फीयर है, सेमी हॉलो स्फीयर है, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह से, तो इसका सेंटर मास इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे होता है। अगर आपके पास पूरा हो स्फीयर है आपके पास, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसका सेंटर मास इसके सेंटर से कितना होता है, 3r/8 डिस्टेंस पे होता है, ये याद रखना है। और h/3 पे डिस्टेंस पे किसका होता है, हॉलो सिलेंडर का होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉनिकल कौन होगा यहाँ पे, ठीक है, हॉलो कौन होगा यहाँ पे, इसका सेंटर मास के सेंटर से h/3 पे। ओके, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सेंटर ऑफ मास की, जो यहाँ पे हमारे पास बोर्ड के ऊपर है। हमने कॉन्सेप्ट सीखा, थोड़ा कॉन्सेप्ट में टाइम लग गया होगा, 10 से 15 मिनट आपको वो कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम हमारे पास 3m मास का एक ऑब्जेक्ट है, एक m मास का है, एक 2m मास का है, और ये किसी ट्रायंगल है जो कि जिसकी साइड क्या है, सेम है, उसके कोणों पे रखा हुआ है। तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा ये m1 है। ठीक है, तो इस इनके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फाइंड करनी है m से। ठीक है, m से डिस्टेंस फाइंड करनी है सेंटर ऑफ मास की। तो देखो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखा है और यहाँ पे हमें इनकी पोजीशन वेक्टर भी नहीं दे रखा है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि हमें किसी भी एक कोऑर्डिनेट को क्या कर लो, 0,0 मान लो। किसी भी एक कोऑर्डिनेट को क्या कर लो, 0,0 मान लो, और वहां से आपको क्या करना है, y एक्सिस ड्रॉ करनी है और x एक्सिस ड्रॉ करनी है और एक z एक्सिस क्या करनी है, आपको ड्रॉ करनी है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना है। इसके तो 0,0 हो गया, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि L और 0,0, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल 60 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ से L cos 60 होगा ये वाली लेंथ। तो यह मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू होगा, यहाँ पे L cos 60 कितना होता है, L/2 हो गया यहाँ पे, और ये वाली लेंथ होगी L sin 60। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ L√3/2 y कोऑर्डिनेट हो गया, z कोऑर्डिनेट 0। तो z सेंटर ऑफ मास तो 0 है, क्योंकि सारा का सारा मास पूरे सिस्टम का xy प्लेन के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, z कोऑर्डिनेट के अंदर कोई मास नहीं है, तो z सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा।
अब मैं बात करता हूँ एक्स सेंट्रोम मास की, ठीक है। m1 जा रखा है वहाँ का वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0, m2 जा रखा है वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट l, 3m जा रखा है वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है l/2 अपॉन टोटल मास 2m m 6m हो गया। वाई कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखूंगा मैं, m जा रखा है वहाँ का वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2m जा रखा है वहाँ का वाई कोऑर्डिनेट 0, 3m जा रखा है वहाँ का वाई कोऑर्डिनेट क्या है l√3/2 अपॉन टोटल मास 6m। एक्स सेंट्रोमास और वाई सेंट्रोमास आ चुका है मेरे पास, कि मान लो कि मेरे पास एक्स सेंट्रोमास और ये आ गया वाई सेंट्रोमास, कुछ यहाँ पे आ गया मान लो मेरे पास, ठीक है। एक्स सेंट्रोमास आ गया यहाँ पे और वाई सेंट्रोमास। अगर मुझे इसकी डिस्टेंस पता करनी है इस m1 से, तो आपको क्या करना है, यहाँ से अंदर ही अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है और ये इस तरह से। तो आपके पास कुछ ये ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरह से, ये वाली लेंथ एक्स सेंट्रोमास की इक्वल होगी और ये वाली लेंथ वाई सेंट्रोमास की इक्वल होगी। तो ये m1 से डिस्टेंस होगी जो पाइथागोरस थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ एक्स सेंट्रोमास का स्क्वायर प्लस वाई सेंट्रोमास का स्क्वायर। सवाल खत्म है यहाँ पे, आगे आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल है, आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, और जिसकी लेंथ l है और मास डेंसिटी दे रखा है उसका लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स। इसको ऐसे समझो kg/मीटर, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है यहाँ पे, और x दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम a से x, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस। तो इसका लैम्डा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रोड नहीं है, अगर ये यूनिफॉर्म रोड होती तो इसका सेंट्रोमास क्या होता है, इसके मिड में होता, क्योंकि जो भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका सेंट्रोमास उनके ज्योमेट्री सेंटर पे होता है, इतना हमें पता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, सेंट्रोमास किसी ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है सिस्टम के, और सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, अर्थात उसके ऊपर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिस्टम के अंदर ही हो। देखो रिंग का सेंट्रोमास क्या होता था, उसके सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पे होता था। क्या ये रिंग के ऊपर है, नहीं है, तो सेंट्रोमास उस ऑब्जेक्ट पे लाई भी कर सकता है और नहीं भी लाई कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो ये सवाल देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल में करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमें जो जनरल मेथड है वो करना है। वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और जेड एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और ये रोड है l लेंथ की यहाँ पे, ओके। एक्स सेंट्रोमास में देखो यहाँ पे वाई सेंट्रोमास देखता हूँ 0 आएगा और जेड सेंट्रोमास भी 0 आएगा, क्योंकि सारा का सारा मास एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो सेंट्रोमास भी इसका एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। वाई एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कोई वो नहीं है यहाँ पे हमारे पास मास, और जेड डायरेक्शन में भी हमारे पास कोई मास नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जेड सेंट्रोमास क्या होगा, 0 होगा, और वाई सेंट्रोमास भी 0 होगा। अब एक्स सेंट्रोमास के लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन नॉन, ध्यान रखना यहाँ पे कंटिन्यूस मास सिस्टम है, तो dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये चीज आपको याद है। x क्या था, dm जा रखा है वहाँ का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ठीक है। dm क्या था, जो एलिमेंट हमने चूज किया, मैं क्या करूँगा यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा जिसका जरा सा मास होगा dm। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये पर यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा नॉट x। इसको ऐसे समझो कि 1 रुपए में इतनी मिठाई आती है, तो इतने रुपए में कितनी मिठाई आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो dm आ जाएगा मेरे पास। तो dm को ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू dx, ये हो गया dm जा रखा था वहाँ का x कोऑर्डिनेट x, उठा के पुट करो यहाँ पे लैम्डा नॉट x, ठीक है, इंटू dx इंटू x, यहाँ पे लैम्डा नॉट x इंटू dx इंटू x, और dm क्या था यहाँ पे लैम्डा नॉट इंटू एक्स dx। इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ ले लिया, 0 से लेके l तक करनी है, 0 से l और 0 से l। सॉल्व कर लेना आगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स सेंट्रोमास का। अगला सवाल है आपके पास, ये कोई आपके पास रिंग दे रखी है, ये रिंग है लैम्डा डेंसिटी की, ये वाली रिंग है 2 लैम्डा डेंसिटी की, और ये वाली रिंग आपके पास 4 लैम्डा डेंसिटी की, और ये वाली है 3 लैम्डा डेंसिटी की। यहाँ पे मास डेंसिटी है, लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, रिंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंट्रोमास के कोऑर्डिनेट बताना है आपको कि सेंट्रोमास का कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा इसका। अब एक से देखो यहाँ पे कि अगर सवाल में तुक्का लगाना हो तो किस तरह से, देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो एक्स सेंट्रोमास है वो क्या होगा, 0। इसका एक्स सेंट्रोमास 0 क्यों बोल सकता हूँ मैं, इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि सिमेट्री से देखो जितना मास वाई एक्सिस के अबाउ यहाँ पे मास का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जितना मास इधर की तरफ है
उतना ही मास इधर की तरफ। देखो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, लैम्डा, 4 लैम्डा, ठीक है। तो जितना मास वाई एक्सिस के इधर की तरफ है उतना ही मास इधर की तरफ है, तो जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। इतना तो मुझे पता चल गया, ठीक है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे देखो कि ज्यादा मास किधर है, सेंटर ऑफ मास इसके नीचे होगा या ऊपर होगा? सेंटर ऑफ मास नेगेटिव कोऑर्डिनेट में होगा। क्यों? क्योंकि देखो नीचे मास ज्यादा है, ऊपर मास कम है, तो जिधर की तरफ मास ज्यादा होता है उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास क्या करता है, लाई करता है। तो सेंटर ऑफ मास नीचे की ओर होगा। दो चीज अगर सॉल्व में अगर मुझे दे रखा हो कि कुछ तुक्के मारने हैं तो वहां पे मैं इस तरह से तुक्के मार सकता हूं देख के। अब देखो सॉल्व को सॉल्व करता है कैसे। रिंग के बारे में मुझे पता है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे होता है, 2r/π डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह से है और अगर मेरे पास इस तरह से है तो रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से √2r/π डिस्टेंस पे होता है। रूट के अंदर 2 × 2r/π डिस्टेंस पे होता है यहाँ पे, ओके। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या होगा, कुछ यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी 2r/π डिस्टेंस होगी और ये वाली डिस्टेंस भी 2r/π, तभी तो ये √2 के अंदर 2r/π डिस्टेंस आएगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। अब सवाल खत्म हो चुका है हमारे पास। ये सवाल ऐसे बन गया कि m1 मास, m2 मास, m3 मास, m4 मास कुछ इस तरह से रखे हुए हैं जिनके आपको x कोऑर्डिनेट भी दे रखा है और y कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। तो सवाल में आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल यहाँ पे ध्यान रखना, केवल आपको y सेंटर ऑफ मास निकालना है। आपको यहाँ पे केवल y सेंटर ऑफ मास निकालना है, x कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है, केवल आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है। क्योंकि मुझे पता चल गया कि y एक्सिस के अबाउ मास का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे x सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना, केवल y सेंटर ऑफ मास निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, m1 × y1 m2 × y2 इस तरह से चलता रहेगा, नीचे टोटल मास m1 + m2 इस तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो कि मैं इसका मास कैसे लिखूं। देखो इसकी रेडियस दे रखी है r, पर यूनिट लेंथ में लैम्डा मास है। ये टोटल लेंथ कितनी होगी, πr/2 होगी। किनोर की डिस्टेंस πr/2, टोटल 2πr, ठीक है। ये कितनी होगी, πr/2 होगी। ये लेंथ दे रखी है मुझे और पर यूनिट लेंथ का मास कितना है, लैम्डा। लैम्डा से अगर आज मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल मास आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास m1। m2 निकालने के लिए 2 लैम्डा को πr/2 से मल्टीप्लाई कर दो और m3 निकालने के लिए 3 लैम्डा को πr/2 से मल्टीप्लाई कर दो। m4 निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4 लैम्डा को πr/2 से मल्टीप्लाई कर दो। उठा के यहाँ पे पुट करो। यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ का y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे r डिस्टेंस है तो यहाँ पे 2r/π होगा, ठीक है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट माइनस में होगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट यहाँ का माइनस में होगा, ठीक है, 2r/π डिस्टेंस पे, ओके। इसको देखो ना, ये √2/2r/π डिस्टेंस पे क्यों होता है ये चीज देखो। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट रिंग कर देता हूँ, मान लो कि अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट रिंग कर देता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। अगर मैं इधर कंप्लीट रिंग कर देता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन को हटाओ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। मान लो इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, मान लो, ठीक है। और इस वाले सेंटर ऑफ मास का, इस वाले पोर्शन का, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तभी तो इस पूरे कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया होगा, ठीक है। तो मैंने वही किया यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे इधर देखो, इस वाले का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे था ये, तो इस वाले पूरे पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा और इसका यहाँ पे कहीं होगा, तभी तो इन दोनों का यहाँ पे आया होगा। तो इस तरह से मैंने लिखा है ये √2 के अंदर 2r/π डिस्टेंस के अंदर होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म है यहाँ पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ये दे रखा है एरिया डेंसिटी सिग्मा इसका, ये डिस्क है एक आपके पास और एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी लेंथ है 12 और मास डेंसिटी दे रखा है एरिया मास डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है कि एरिया के अंदर कितना, पर यूनिट एरिया के अंदर आने वाला मास, इसकी यूनिट से समझो kg/m², ठीक है। अब आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है। सवाल ये है कि आपके पास
सिस्टम की जो सेंटर मास की डिस्टेंस है वो डिस्क के सेंटर से डिस्क से फाइंड करनी है, ठीक है। तो मुझे सेंटर मास की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो पहले किस तरह से फाइंड करना है वो देखना है। देखो, जब भी आपके पास अगर कोई सिस्टम बहुत सारे मास से मिलकर बना हो तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको इसके सेंटर मास को देखो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। और ये जो स्क्वायर प्लेट है यहाँ पे, ये लेंथ है ये एल, तो इसका सेंटर मास मैं बोल सकता हूँ इसकी ज्योमेट्री सेंटर पे होगा। तो सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुका है, ये लेंथ एल है तो एल टोटल लेंथ 2l बन चुकी है मेरे पास, ये m1 मास और ये m2 मास। इस सवाल को मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं पूरे के सेंटर मास को एक मास में मान लिया और इस पूरे के सेंटर मास को यहाँ पे मान लिया और टोटल को कुछ इस तरह से मैं कंसिडर कर लिया। तो इस तरह के सवालों को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। m1 कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे इसका जो एरिया होगा, इसकी रेडियस कितनी है l, यहाँ पे एरिया मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू पाई एल स्क्वायर और पर यूनिट एरिया में आने वाला मास कितना है सिग्मा। तो यहाँ से मैं m1 को ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा पाई एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये एरिया कितना है 12 तो 4l स्क्वायर एरिया हो गया यहाँ पे, और सिग्मा एरिया मास डेंसिटी है तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4l स्क्वायर m2 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे सेंटर मास का कोऑर्डिनेट बताना है, मान लो कि मैं इसको यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ कर लिया और x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, लेकिन सवाल में है कि सेंटर मास की डिस्टेंस बतानी है मुझे डिस्क से, ठीक है। तो सेंटर मास की डिस्टेंस बताने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो m1 और m2 दो मास है, m1 से डिस्टेंस बतानी है सेंटर मास की। अगर m1 से डिस्टेंस पता करनी है मुझे, m1 से डिस्टेंस, तो क्या करूँगा, इसके सामने वाला मास m2, ठीक है, इसके सामने वाला मास m2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन 2l। m2 उठा के पुट करो, m1 उठा के पुट करो, आपके पास आ जाएगा m1 से डिस्टेंस आ जाएगी सेंटर मास की। तो इस तरह के सवालों को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगला सवाल है, हमारे पास काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को समझ लोगे तो आपके पास जो रिजिड बॉडी डायनामिक्स है उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम आएगी, वो भी सॉल्व हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कैविटी प्रॉब्लम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करते हैं वो वाली सॉल्व हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, कैविटी बढ़ा दी जाती है, फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है, तो उसको सॉल्व करने का जो एक रामबाण है वो आपके पास मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपके पास क्या किया गया कि कुछ इस तरह से था और यहाँ पे ये डिस्क है और सिग्मा इसका डेंसिटी दे रखा है। देखो सॉल्व करने का एक ही तरीका है इस तरह के सवालों को, ये इसका सेंटर था O और इसकी रेडियस है यहाँ पे 2r, ये रेडियस है 2r और सिग्मा मास डेंसिटी दे रखी है ये वाले पोर्शन की। तो देखो सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको इस वाले पोर्शन में प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा मान के चलना है। ओके, आपको क्या करना है, इस वाले पोर्शन में प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा मान के चलना है, अंदर ही अंदर, ठीक है। एक्चुअल में देखो माइनस सिग्मा मतलब क्या है, नेगेटिव मास डेंसिटी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सोल्व करने के लिए मैं इसको ऐसा मान रहा हूँ। तो देखो ये मेरे पास किस तरह से बनेगा ये पूरा सिस्टम, इसको देखो एक बार, ये पूरा सिस्टम मेरे पास किस तरह से बनेगा। सिंपल मेथड है इसका, अगर आप सीख गए फटाफट 2-3 सॉल्व करोगे तो फटाफट सीख में आ जाएगा। देखो आपको क्या करना है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा मानना है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से निकल के आएगा ये सिस्टम। एक तो पूरा ही हो गया मेरे पास प्लस सिग्मा का डेंसिटी का ऑब्जेक्ट, एक दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास जो हो गया वो माइनस सिग्मा डेंसिटी का हो गया, ठीक है। एक मेरे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया वो माइनस सिग्मा डेंसिटी का हो गया। इसको ऐसे समझो कि देखो मान लो कि मेरे पास ये एक पेन है, बड़ा पेन, एक ये छोटा पेन था, यहाँ से हटा दिया गया था, मान लो कि ये यहाँ से हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, ये क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। लेकिन जैसे मैं इसको डाला तो यहाँ पे प्लस माइनस सिग्मा हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक तो पूरा प्लस सिग्मा वाला और ये माइनस सिग्मा वाला, इस तरह से बन गया मेरे पास। तो ये इसको ऐसे फील कर सकते हो आप, प्लस सिग्मा वाला ये और ये माइनस सिग्मा वाला, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक नेगेटिव डेंसिटी का आ गया और एक पॉजिटिव डेंसिटी का आ गया। ये सॉल्व करने का तरीका है, एक्चुअल में नेगेटिव मास नहीं होता है लेकिन ये सॉल्व करने का तरीका है। तो अब देखो, अब आप एक चीज देखो कि इस वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर मास इसके सेंटर पे लाई करेगा और इस वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर मास इसके ज्योमेट्री सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर मास उसके ज्योमेट्री सेंटर पे होता है। तो यहाँ पे ये O था, ठीक है, इसका सेंटर मास यहाँ पे होगा इसके सेंटर पे, और इस
पूरे का ध्यान रखना, ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये बिल्कुल डार्क साइड में कर रहा हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ठीक है। इस पूरे का एक बार के लिए ये वाला भूल जाओ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखो पूरा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ इसके सेंटर ओ पे लाई करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो कि ये जो डिस्टेंस टोटल 2r थे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ पे रेडियस कितनी थी 2r। m1 कैसे लिखूंगा मैं, m1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस पूरे का जो डिस्क थी मेरे पास, तो पाई r स्क्वायर, टोटल की रेडियस कितनी थी 2r, तो यहाँ पे 4r स्क्वायर हो गया, इंटू अगर इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। m2 को ऐसे लिखूंगा मैं माइनस सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, इसकी रेडियस तो r ही है, माइनस साइन क्यों लिखा, क्योंकि माइनस सिग्मा डेंसिटी की है, ठीक है। कैसे, एक बार फिर से देख लेना, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माना, ऑब्जेक्ट मेरे पास कुछ तरह से बना, एक ऐसे समझो इसको कि एक नीचे डिस्क है, एक उसके ऊपर नेगेटिव डिस्क रख दी, फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट का मुझे सेंटर मास पता करना, तो इसका सेंटर मास इसके ज्योमेट्री सेंटर पे लाई करेगा और इसका सेंटर मास इसके ज्योमेट्री सेंटर पे, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया m1 m2। m1 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। m1 दे रखा है मेरे पास पाई 4r स्क्वायर इंटू सिग्मा और ये माइनस सिग्मा और पाई r स्क्वायर। सवाल में यह है कि इस ओ से डिस्टेंस बतानी है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे m1 था तो यहाँ पे 0 को मैं 0 मान लेता हूँ मैं, ये y एक्स एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। अब सॉल्व करता हूँ यहाँ पे मैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये इस तरह से था, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ देखो यहाँ पे मिड के अलावा देखो यहाँ पे ये एक्सिस थी, इस एक्सिस के अबाउट जितना मास ऊपर की तरफ है उतना ही मास नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो इस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ से ऐसे लिखूंगा m1 ये 0 प्लस m2 यहाँ पे माइनस सिग्मा के साथ लिखो, माइनस सिग्मा m2 क्या है यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर और उसका कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे r अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा मेरे पास, x सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरे पास और वो इधर की तरफ आएगा, क्योंकि ज़्यादा मास भी इधर की तरफ लाई करा तो सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे x कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास माइनस r/3 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो r/3 यहाँ पे आएगा माइनस में और इससे डिस्टेंस पूछी है तो पॉजिटिव r/3 हो जाएगी। तो सवाल में सॉल्व करने का तरीका कुछ नहीं था, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माना, दो ऑब्जेक्ट बने, फिर उसको मैंने कुछ इस तरह से देखा, उसका मास लिखा मैंने कि मास किस तरह से लिखना है, एक्चुअल में नेगेटिव मास नहीं होता लेकिन उसे मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिखा। फिर एक्स सेंटर ऑफ मास लिखा, एक्स वाई सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सारा का सारा मास एक्स एक्सिस के बॉक्स क्या है सिमेट्रिकल है, जितना मास इधर की तरफ है उतना ही मास इधर की तरफ है। तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। कैसे, मान लो कि यहाँ मास है कुछ m और यहाँ पे वो यहाँ पे बीच में तो आएगा, यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है तो वह बीच में आएगा। तो सारा का सारा सेंटर मास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सेंटर मास इधर की तरफ भी लाई करेगा क्योंकि ज़्यादा मास इधर की तरफ है, ओके। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है रिमूव पोर्शन के सेंटर मास को फाइंड करने के लिए।